everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourself and your loved ones. Let's get started with today's session on one shot of our chapter, Sectors of the Indian Economy. With me, Ankana, your expert for social sciences and at Imbibe. तो आज बच्चे it's very clear, ठीक है, हमें क्या करना है. हमें वन शॉट में ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है. वी हैव डन इट इन बिट्स एंड पीसेस. आज वन शॉट में एक थॉरो रिविजन भी कर लेंगे बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, स्पेशली बोर्ड्स के ठीक पहले. ज़रूरत होती है हमें सारा चैप्टर एक बार अच्छे से थॉरोली देख लेने की, रन थ्रू कर लेने के लिए. तो वो हम यहाँ से करेंगे. दिस इज माई क्विक इंट्रोडक्शन एज यू कैन सी. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे. तो बच्चे वन शॉट है तो सारे टॉपिक्स ही करेंगे. व्हाट आर द टॉपिक्स दैट इज देयर इन दिस चैप्टर. So we'll discuss the various sectors that are present in the economic activities. We will compare these in terms of Indian economy. India के context में इसको थोड़ा compare करेंगे कि इंडिया में कौन से सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, कहाँ से पैसे बनते हैं, etc. Organized और unorganized sector पे भी we will be reflecting and we'll also talk about the public and private sectors of ownership, their roles in society in general, etc. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन. Often we may see that economy is an enigmatic mechanism which plays an important role in our everyday lives. How does it function? What is at heart of this economy everyone is talking and discussing about? So यार ऐसी चीज़ है इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा एनिग्मेटिक है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, चढ़ती उतरती रहती है, लेकिन किसी भी देश में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. कहीं भी आप देखोगे कि उसकी इकोनॉमी किसी कंट्री की स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने आप डेवलप्ड और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से फंक्शन और ऑपरेट करती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एज वेल एंड हाउ डज इट फंक्शन इन जनरल. व्हाट कनेक्ट्स फार्मर्स वर्क इन द फील्ड विद द फैंसी पैकेट्स इन द सुपरमार्केट. जब हम एक फ्लावर का पैकेट उठा रहे हैं बहुत सुंदर सा कुछ मार्केट में, वो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया? फार्मर के पास की गेहूं से, चावल से, जो भी चीज़ों का आटा आप उठा रहे हो, जो भी चीज़ों का फ्लावर आप उठा रहे हो, वहाँ से आया है. तो वो कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कैसे इसमें हम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, कैसे ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू फाइंड टुडे इन द नेक्स्ट 1 hour एट मैक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. बट ये पीपल वी नो आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जब हम ये सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सी whenever we see people around us, our parents, maybe our uncles and aunts, your teachers, doctors you visit, there might be some other engineers in your family. So everyone is doing different kind of jobs. ठीक है, अब jobs या class 9 में people as a resource में we have already understood that jobs are of 2 kinds. आप दो तरीके से काम करते हो. वर्क का जो है दो तरीके से फंक्शन होता है. एक होता है टू जनरेट मनी एंड इनकम, whereas is also one another job which is done for self consumption. ठीक है, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कह सकते हैं हम, या फिर अपने लिए, सेल्फ के लिए किया जाता है. यानी कि काम एक हम करते हैं पैसों के लिए. ठीक है, एक काम क्या हो रहा है, मनी जनरेट करने के लिए, पैसों के लिए, और ये नॉर्मली आप फॉर अदर्स करते हो, किसी के लिए कर रहे हो तो पैसे जनरेट होते हैं. एक होता है कि आप सेम तरीके का काम कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो अदरवाइज मनी जनरेट कर सकता है, बट वो आप क्या कर रहे हो, वो आप सेल्फ के लिए कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल टीचिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं. नाउ दैट आई एम अ टीचर एट Imbibe and I teach you guys, this is my job. Because this is my job, I get a compensation for it. मुझे इसके लिए पैसे मिलते हैं. ठीक है, because I am paid for it, I am a paid employee. अब ये सेम टीचिंग का काम हो सकता है कि मैं घर पे जा कर के भी अपने नेफ्यू के लिए करूं, मैं अपने नेफ्यू को भी पढ़ाऊं, पर मेरी बहन मुझे उस बात के पैसे नहीं देगी. शी विल नॉट पे मी फॉर दैट. तो अब ये क्या हो रहा है, ये मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने ज़रूरत के लिए ये काम कर रही हूँ. हाउएवर आई एम डूइंग द सेम जॉब, आई एम नॉट पेड फॉर इट. ठीक है, ये थोड़ा सा हम पीपल एज अ रिसोर्सेज से रिवाइज कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं. तो हमें क्या समझ आ रहा है, दो एक एक्टिविटी होती है
जो मार्केट या नॉन मार्केट हो सकती है ना, क्या हो सकती है, मार्केट हो सकती है या फिर नॉन मार्केट हो सकती है. So activities can be market activities or it can be non-market activities. Market activities is basically which you do for compensation, ठीक है. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो हो जाती हैं जो हम सेल्फ के लिए करते हैं, where there is no compensation, where there is no payment, ठीक है. Both these are basically economic activities. यानी कि इकोनॉमी इन एक्टिविटीज से जनरेट की जा सकती है, बट हो पा रही है या नहीं उसके बेसिस पे मार्केट और नॉन मार्केट का हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ठीक है. अब क्या है, अब ऐसा है कि मार्केट एक्टिविटी हो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो, जैसे भी है जो भी है, जो इंसान जो भी काम कर रहा है, एक प्राइमरी चीज जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये हो जाती है कि वेदर दिस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्टिविटी दैट वी आर परफॉर्मिंग इन ऑर्डर टू गेन दिस कॉम्पनसेशन. तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट फोकस किस चीज पे शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है ऑन द नेचर ऑफ द जॉब. नेचर ऑफ द जॉब और द वर्क बीइंग डन, किस तरीके का काम किया जा रहा है, और इस नेचर के बेसिस पे ही आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिवाइड होती हैं. यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गई, द मार्केट एक्टिविटीज विच इज जनरेटिंग मनी, which is adding into the finances, which is not done for self consumption. अब इसमें हम ये देखते हैं कि जॉब का नेचर क्या है, किस तरीके का काम हो रहा है, और उसके बेसिस पे फिर आप इन एक्टिविटीज को डिवाइड करके सेक्टर्स बनाते हो. सो पीपल वी अंडरस्टैंड आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज विच जनरेट्स मनी. सम ऑफ दीज कुड बी टू प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है. सर्विसेज प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, कोई काम करता है आपके लिए, कुछ सामान नहीं बनाता है. जैसे अगर मैं वीट प्रोड्यूस करती हूँ, अगर मैं बिस्किट प्रोड्यूस करती हूँ, इफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग, आई एम प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. मैं एक गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. बट लेट्स से आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, या फिर मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ. So in this case, what am I doing? I am not producing anything. What I'm actually doing is providing a service. एक तरीके का काम हो रहा है, और इसी बेसिस पे हम जो है सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, कैसे किस तरीके से गुड प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, व्हाट इज द गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड, या फिर सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है. सो वी ग्रुप दीज एक्टिविटीज, वी क्लासिफाई देम ऑन दीज इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज दैट वी विल बी डिस्कसिंग अभी. इन क्राइटेरियाज को ही हम सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. तो अब बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा सेक्टर आता है. तो बच्चों, सब दुनिया में सबसे पहले क्या आया, व्हाट केम फर्स्ट इन द वर्ल्ड. आई ऑलवेज यूज दिस एग्जांपल बिकॉज दिस मेक्स इट इजीएस्ट. आप दुनिया में सबसे पहले क्या एग्जिस्ट करना शुरू हुआ जब सोचोगे, तो आपके दिमाग में नेचर आएगा, पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, सन, है ना, नेचर आता है. नेचर आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं. हमारे दिमाग में क्या आता है, नेचर आता है, नेचुरल रिसोर्सेज आता है. तो सबसे पहली चीज जो एग्जिस्ट करना शुरू हो गई वो थी नेचर अलॉन्ग विथ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. तो जब भी हम इस नेचर से और इस नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड कुछ करते हैं तो वो प्राइमरी होगा, प्राइम होगा, यानी कि नंबर 1 होगा, क्योंकि सबसे पहले ये एग्जिस्टेंस में आया. नंबर 1 यानी कि प्राइम है वो, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज. तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हो गए, ये एक तरीका याद रखने का कि सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट पे, प्राइम पे सबसे पहले नेचर आया. यानी कि जब आप नेचर से या नेचुरल रिसोर्सेज से इंटरैक्ट करते हो, व्हेन यू इंटरैक्ट विथ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है. और इस यहाँ पे सर्विस नहीं देते हैं हम, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, कमोडिटीज को, ठीक है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम नेचर से इंटरैक्ट करके. तो ऐसे एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी उन पे होगी, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, सॉइल एटसेट्रा, ठीक है, सॉइल, वाटर, आप जो भी बोलो, कोई भी नेचुरल रिसोर्स. तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, कॉटन, मिल्क, मिनरल ओर्स एटसेट्रा.
है ना, नेचर से ऑब्टेन किए गए प्रोडक्ट्स है। तो अब नेचर से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? आप जमीन का इस्तेमाल करके, बारिश का इस्तेमाल करके, पौधों को ग्रो करके उनसे कुछ ऑब्टेन कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो। जानवरों की मदद से जो है आप एग्स प्रोवाइड कर सकते हो, मिल्क प्रोवाइड कर सकते हो, तो डेयरी फार्मिंग कर सकते हो। फिशेस की ब्रीडिंग कर सकते हो, पेसिकल्चर कर सकते हो, फिशिंग हो गया। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की मदद से हम कुछ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री हो गई। इन सब में क्या हो रहा है, नेचर से हम ऑब्टेन कर रहे हैं प्रोडक्ट को, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। क्योंकि ये एक्टिविटी में प्राइमरली लोग एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड होते हैं, मैक्सिमम लोग इस सेक्टर में एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस करते हैं। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इस वजह से इस सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप कहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ रहे हो तो समझ जाना कि वी आर बेसिकली रेफरिंग टू द प्राइमरी सेक्टर ओनली। तो सबसे पहला क्या हो गया, नेचर से इंटरैक्शन हुआ, उसके बेसिस पे ये होता है। चलो अब देख लो इसी बात पे आप एक सवाल, when a country produces goods by exploiting its natural resources it is known as tertiary sector। क्या ये सही है या फिर ये गलत है? पॉज करके आप सोच सकते हो कि इसका जवाब क्या होगा पॉसिबली, व्हाट कुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बच्चे अभी तो हमने टर्जरी किया भी नहीं है वैसे, और जब नेचर को कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नेचुरल सेक्टर है, मतलब प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, तो प्राइमरी सही जवाब हो जाएगा। एग्रीकल्चरल लिखा होता तो फिर भी मान लेते। अब हमने नेचर से सामान ऑब्टेन कर लिया, वी हैव ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम द नेचर। नेचर से कई बार ऑब्टेन की गई चीज़ें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं, या उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती है जो हमारे लिए काम आ सके, तो हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसके फॉर्मेशन को बदलना होता है। ये हम उसे प्रोसेस करके मशीन्स के थ्रू करते हैं, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, जिसे हम प्रोडक्शन का प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे कि मान लो कॉटन, कॉटन को आप अपने बदन पे ऐसे ही नहीं लपेट सकते, यू नीड to change the cotton into thread which will transform into a shirt, t-shirt, whatever, in a particular form of cloth, in a particular form of textile, and then only we can use it। तो हमें नेचर कॉटन दे रहा है बट उसका कपड़ा हम बना रहे हैं। तो ये जो अब आ रहा है सेकेंड स्टेज आ रहा है, नेचर से सामान लेकर के अब एक स्टेज पे हम उसको ले जाते हैं, सेकेंड स्टेज पे ले जाते हैं, जहां पे हम उसके फॉर्म को बदलते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके, उसकी यूटिलिटी बढ़ सके। एंड इन दिस प्रोसेस व्हेन वी ट्रांसफॉर्म इट, जब उसकी फॉर्म को आप ए से बी में चेंज करते हो, आप उसमें वैल्यू एडिशन भी कर देते हो। कॉटन अगर 50 रुपए का मिल रहा है तो जो शर्ट बनेगी उस कॉटन से वो 500 रुपए की बनेगी। ठीक है, तो अब इस सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स होता है। वो हर एक चीज जो हमने प्राइमरी सेक्टर से ऑब्टेन की है उसको अब हम बदलते हैं एक दूसरे फॉर्म में, जहां बेहतर तरीके से अब हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चर का हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेचुरली अकर नहीं करते हैं, इनफैक्ट नेचुरली अकर्ड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हम चेंज करते हैं प्रोसेस करके, बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो कि फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में और कई बार घरों में भी हो सकता है। अब आप कह रहे हो मैम घर में कैसे हो सकता है, क्यों? अगर आपने मान लो वीट मंगाया, आपके पास मशीन है, या आप सील बट्टा जो होता है, ठीक है, पेस्टल जो होता है हमारा, स्टोन एंड पेस्टल, उससे आपने उसको फ्लावर में चेंज कर दिया, या वेजिटेबल्स ले लो यार, वेजिटेबल्स को आपने कुछ बना दिया, या फ्लावर जो आपने लिया उसको केक बना दिया, बिस्किट बना दिया। आप क्या करो, आप भी तो उसका फॉर्म चेंज करो। ये सेम चीज़ें कई बार जो है बाहर फैक्ट्रीज में भी हो रही होती है। तो किसी तरीके से बाहर का सामान ला करके अगर आपने घर में उसको बदल दिया है, ठीक है, जैसे स्पिनिंग यार्न, वीविंग क्लॉथ, कॉटन का, शुगर बनाना, गुड़ बनाना, शुगर केन का जूस निकाल करके आपने ही घर में गुड़ बना लिया, छोटे स्केल पे घी बना देते हैं ना हम घर में, दूध से घी बना देते हैं, फैक्ट्रीज में भी घी बनता है।
तो ये सारा क्या करें हम, किसी एक नेचुरल प्रोडक्ट का रॉ फॉर्म लेकर के उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं. इन दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, इन दिस होल ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू एडिशन हैपेंस. ठीक है, वैल्यू एडिशन हैपेंस एंड यूटिलिटी इंक्रीजेस. यानी कि जो शायद हम अदरवाइज जिस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे उस प्रोडक्ट को, अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ ही साथ क्योंकि अब हम नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई है. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो उसकी इवैल्यूएशन होगी, यानी कि जिस प्राइस पे वो बिक रहा था पहले, वैल्यू एडिशन की वजह से, फॉर्म चेंज होने की वजह से उसकी इवैल्यूएशन भी इंक्रीज हो जाती है. So this whole is known as the process and of manufacturing, और ये पूरा क्वालिफाई करता है सेकेंडरी सेक्टर में. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हो. यहाँ पे क्रिएशन की वजह से फिनिश्ड गुड्स में वैल्यू एडिशन हो जाता है, उस चीज़ की वर्थ बढ़ जाती है. Which brings us to the next quiz question. The dash covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. Primary activity or secondary activity. So we have understood कि primary activity का मतलब है नेचर का एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, उनसे इंटरैक्शन. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है. व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाते हैं. Which brings us to the final sector, which is your tertiary sector, third sector. यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है. जैसे कि आपने देखा कि हमारा पहला वाला सेक्टर में नेचर की मदद से हम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे वाले सेक्टर में टेक्नोलॉजी की, मशीन की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग की मदद से सामान को ट्रांसफॉर्म करके एक नया सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं. गुड्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड. टर्शरी सेक्टर में बच्चे देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. व्हाट इज देयर देन, बच्चे अब मुझे मान लो मैं फार्मर हूँ, ठीक है, और मेरी शुगर केन की खेती होती है. मुझे किसी एक फैक्ट्री को जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी सेकेंडरी सेक्टर की, गुड़ को, शुगर को, उसको सामान भेजना है, उसको मुझे शुगर केन भेजना है. मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक अच्छे कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं उनसे कम्युनिकेट करके ये सब सॉर्ट कर सकूं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल हो गया. इसी के साथ साथ भैया आप सामान भेजना भी तो पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी. ये ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने के लिए शुरू में इस ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करने के लिए इन द बिगिनिंग या प्रोडक्शन करने के लिए मुझे पैसे लगेंगे. हो सकता है मेरे पास इनफ सेविंग नहीं हो, मुझे थोड़ा सा लोन बोरो करना पड़े, मुझे थोड़ा सा मनी का इंतज़ाम करना पड़े, तो मुझे बैंकिंग सर्विसेज चाहिए होंगे, है ना, लोन्स वगैरह लेने के लिए. हो सकता है अब ये ट्रांसपोर्टेशन में अगर मेरे ट्रक्स का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो मुझे सेफ साइड पे रहने के लिए कि मेरा कॉस्ट कवर हो सके, मुझे इंश्योरेंस चाहिए होगा. अब इन सारी चीज़ों में आप एक चीज़ कॉमन देखो कि इनमें से किसी भी चीज़ में, ये हर एक इंडिविजुअल काम है, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ में कोई प्रोडक्शन नहीं है, है ना, कोई सामान प्रोड्यूस करके नहीं दे रही है मुझे. रादर ये मुझे क्या दे रहे हैं, ये मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे, ये मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, यानी कि ये मेरे लिए काम करके दे रहे हैं. दे आर डूइंग समथिंग फॉर मी, मे बी दे आर चार्जिंग मनी, बट दे आर डूइंग समथिंग फॉर मी, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है अब ये टर्शरी सेक्टर में फॉल करेंगे, जहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है सामान का. इसी वजह से इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं. तो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं और डेवलप करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को. जैसे हमने बताया कैसे डेवलप करिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके, उनको एड प्रोवाइड करके, और क्योंकि सपोर्ट और एड प्रोवाइड कर रही हैं, दे आर एबल टू ग्रो मोर, दे आर एबल टू डू मोर थिंग्स एंड हेंस डेवलप. ठीक है, तो ये डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है. ये ज़्यादातर सपोर्ट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस का आपका दोनों ही सेक्टर्स में. और वो कैसे कर रही है,
सर्विस प्रोवाइड करके कर रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बैंकिंग, जैसे कि इंश्योरेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें हैं, स्टोरेज गोडाउन का प्रोवाइड कर पाना, स्कूल्स देना, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग, जहाँ पे भी बच्चे प्रोडक्शन नहीं सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो टर्शरी सेक्टर में फॉल करेगा, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस जनरेट करने पे ये फोकस करता है रैदर देन टैंजिबल मेजरेबल गुड्स की प्रोडक्शन नहीं, सर्विस की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंक्लूड करता है आपका सर्विसेज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गुड प्रोडक्शन, टीचर्स, डॉक्टर्स, सर्विस मैन होते हैं बहुत सारे, सेल्स पर्सन, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग वर्कर्स, ऑल ऑफ दीज जॉब्स जो हैं आपका वो टर्शरी सेक्टर में फॉल करता है। इसमें अब हमने नई चीज़ें देखी हैं डेवलप करते हुए, वी हैव रिसेंटली नोटिस्ड कि कई सारे नए नए इसमें इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। पहले चलो बेसिक था, ट्रांसपोर्टेशन था, बैंकिंग था, इंश्योरेंस था, टीचिंग था, डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन आईटी टेक्नोलॉजी में इंटरनेट कैफेज बनने लग गए। पहले नहीं हुआ करते थे इंटरनेट कैफेज, ठीक है। एटीएम बूथ्स की भी सर्विस प्रोवाइड होती है। अब आपको कई सारे ऑफिसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ जाके आप काम कर सकते हैं। वो आपको गुड्स नहीं दे रहे, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, कि अब आपको ऑफिस स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पे आकर के रेंट पे काम करो, कॉल सेंटर, सर्विस, सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो ये सब क्या हो गया है, ये सब अब नए सिस्टम्स बन गए हैं जहाँ पे हम जाकर के सर्विस को ले सकते हैं। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि टर्शरी सेक्टर एक नया सेक्टर है। इसमें नया सेक्टर नहीं है नेसेसरली, एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नई नई चीज़ें ग्रो कर रही हैं, नए नए जॉब प्रोफाइल्स जो है डेवलप कर रहे हैं और धीरे धीरे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से इसमें कई सारे नए लोग, ज़्यादा लोग काम करने लग जा रहे हैं। तो ये कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के नीड्स को, बेटर वेलबींग को और सपोर्ट फंक्शंस को। बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोफेशनल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये वक्त के साथ इवॉल्व भी होते जाता है, होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता जा रहा है और सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से आपका धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म भी होता जा रहा है। इसी के साथ आपके लिए आ जाता है अगला सवाल। इन recent times, certain dash based on dash such as internet cafes, ATM booths, call centers, software companies have etc. have become important. तो नई सर्विसेज है, ये ओल्ड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, कहाँ पे क्या जाएगा? व्हाट हैव वी नोटिस्ड? 2 ब्लैंक्स हैं और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो गाइज दीज आर ऑब्वियसली न्यू सर्विसेज, नई चीज़ें जो आ गई हैं और ये आईटी से रिलेटेड है, ना कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, ठीक है। ओके, अब इन 3 सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है? देखो, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये सेक्टर्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट है। यानी कि हम ये कहते हैं कि यार प्राइमरी सेक्टर अपना काम कर रहा है, सेकेंडरी अपना, टर्शरी अपना, सब आपस में बढ़िया चल रहे हैं, जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सारे इंटरडिपेंडेंट है, इन सब को ग्रो करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। एक बढ़ता है, एक सेक्टर में बेटरमेंट होती है तो वो नेचुरली दूसरे सेक्टर को हेल्प करती है और उसको भी बढ़ाती है, उसको भी ग्रो कराती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे हमने अलग अलग डिवाइड किए हैं कैटेगरीज पे। यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे हो सकती है? आपको लग सकता है कि यार क्योंकि नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे हमने ये कैटेगरीज, हमने ये सेक्टर्स बना तो दिए हैं, तो ये सेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, ये सेक्टर्स अलग होंगे, सेक्लूडेड होंगे, है जिस तरीके का काम हो रहा है उस बेसिस पे है, लेकिन अपने फंक्शनैलिटी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, विच मीन्स दे आर ऑल कनेक्टेड। अगर ये एक पे भी असर आता है, एक भी ढंग से नहीं चलता है तो दूसरा नहीं चलेगा, एक भी ग्रो करता है तो दूसरा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे कि जब आप चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें कितना इम्पॉर्टेंट रोल जो है
वो सेकेंडरी सेक्टर भी प्ले करता है, और सेकेंडरी सेक्टर में टर्शरी सेक्टर प्ले करता है। तो यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से साथ में मिलकर के ये बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें इन द सोसाइटी। सो दिस array, this whole options of goods and services that we have, that is provided to us, is only possible because they are all connected and they are all working together. हर एक सेक्टर एक अच्छे नंबर ऑफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है और कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, production of services and production of economy as well. ठीक है, पैसों की प्रोडक्शन भी इनके बदौलत ही हो पाती है। तो ये सारे सेक्टर्स आपस में काम कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सेकेंडरी सेक्टर को क्या चाहिए? सेकेंडरी सेक्टर को चाहिए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। अगर तुम उनको रॉ मटेरियल दोगे नहीं, शुगर केन दोगे नहीं, तो शुगर जैगरी कहाँ से बनेगी? चीनी और गुड़ कैसे बनेगा बिना शुगर केन के जूस के? अगर कॉटन नहीं दोगे, कॉटन रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो टेक्सटाइल कैसे बनेगा? कपड़े कैसे बनेंगे? तो बच्चे किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर होने के लिए रॉ मटेरियल का पहुंचना जरूरी है, जो कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर ठीक से काम नहीं करेगा, रॉ मटेरियल नहीं बनेगा। रॉ मटेरियल नहीं बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इंडस्ट्रीज नीचे जाने लगेंगी। ये दोनों जब आपस में नीचे जाने लगेंगे तो बैंकिंग की सर्विसेज कम यूटिलाइज होगी, इंश्योरेंस की सर्विसेज कम यूटिलाइज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कम यूज होगा, कम्युनिकेशन कम यूज होगा, ऐसे कई सारे सर्विसेज कम यूज होंगे, यानी कि टर्शरी सेक्टर भी अफेक्ट होने लग जाएगा। वैसे ही जब ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज के पास जाएगा, वो ज्यादा सामान प्रोड्यूस करेंगे, और फिर ज्यादा सामान को मार्केट तक पहुंचाने में ज्यादा कम्युनिकेशन, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मार्केट में ज्यादा सर्विसमैन की जरूरत, यानी कि टर्शरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। तो इस कदर ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक बढ़ता है तो बाकी भी बढ़ेंगे, एक गिरता है तो बाकी भी गिरेंगे, सब साथ में वर्क करते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में। Which brings us to the new concept of GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्टर्स है ये सामान प्रोड्यूस करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ प्रोड्यूस करते हैं मनी, इकोनॉमी, जो कंट्रीब्यूट करता है देश के फाइनेंसेस में। अब ये देश के फाइनेंसेस में जो कंट्रीब्यूशन हो रही है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी देश जो है वो कितने पैसे कमा रहा है। अब जैसे मैं कहती हूँ कि यार इंडिया जो है वो एक रिच कंट्री है, या अमेरिका जो है वो रिच कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? नॉर्मली हम उसके मॉनेटरी स्टेटस के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा है। ज़्यादा पैसा है तो डेवलप्ड नेशन है, ज़्यादा पैसा नहीं है तो डेवलपिंग नेशन है। ऐसा करके हमने डिसाइड किया, डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा भी है, देखा भी है। अब ये मॉनेटरी स्टेटस कैसे डिसाइड हो रहा है? किसी भी कंट्री के पास कितना पैसा है कैसे डिसाइड हो रहा है? देखो, इंडिया कोई इंसान नहीं है, इंडिया एज अ नेशन भी कहीं जा करके जॉब नहीं करती है। इंडिया तो कुछ नहीं कर रही है, पर इंडिया के पास पैसे है, इंडिया का स्टेटस भी डिटरमाइन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? तो इंडिया के पास जो पैसे हैं वो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि इंडिया के पॉपुलेशन के पास कितने पैसे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो क्या पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है और प्रोड्यूस कर रही है, कितने पैसे कमा रही है। यानी कि इनकम ऑफ द पॉपुलेशन है जो हमें स्टेटस बताती है इकोनॉमिक हमारे देश का भी। हमारे देश का स्टेटस हमें हमारे लोगों के इनकम से पता चलता है जब आप उन सबको साथ में जोड़ते हो। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होता है ऐसे बच्चे, ये जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ये हर एक सेक्टर अपने एरिया में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर अपना प्रोडक्शन कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर अपना प्रोडक्शन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर अपना प्रोडक्शन कर रहा है, और इन्हीं सेक्टर्स में सारे लोग क्या है, सारी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है। क्योंकि हमने एक बड़ा सेगमेंट बना दिया है, सेग्रीगेशन कर दिया है अलग अलग सेक्टर्स में। हर एक काम जो कोई भी इंसान कर रहा है वो इन 3 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में जब आप बांट देते हो तो हर एक बंदा इंडिया का क्या जो भी जॉब कर रहा है किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेगा। अब वो उस कैटेगरी में जो भी पैसे कमा रहा है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर का प्रोडक्शन कहलाएगी, ठीक है। चाहे वो सर्विस से हो या गुड से हो, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन का प्रोडक्शन हो जाएगी।
करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हर एक सेक्टर का प्रोडक्शन जो है, कितने पैसे, कितने गुड्स, कितने सर्विसेज हर एक सेक्टर ने जनरेट किए और उसके बेसिस पे क्या उनकी इनकम रही, कितने पैसे उन्होंने कमाए अपने प्रोडक्शन के बेसिस पे, उन सब को हम कर देते हैं ऐड यहाँ पे, जैसे कि आप प्लस सिंबल से देख सकते हो। जब आप उसको ऐड कर दोगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि पूरे देश में टोटल गुड सर्विसेज और टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई। इसके लिए हम इसको एक टाइमलाइन भी असाइन कर देते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर या तो फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं या एक कोई साल ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर साल के लिए आप उसको स्टडी करते हो और वैसे आप हर साल को स्टडी करके निकालते हो कि आपकी प्रोडक्शन कितनी रही है अलग अलग सेक्टर्स में, फिर उनको टोटल ऐड कर देते हो। टोटल ऐड करने से हमको क्या पता चल जाता है कि पूरे देश की इनकम, ठीक है, पूरे देश की इनकम कितनी रही है। व्हाट विल इट गिव अस? इट विल गिव अस द टोटल प्रोडक्शन, द टोटल इनकम ऑफ द एंटायर कंट्री। और इसको हमने एक स्पेशल टर्म दिया है, इसको जो हमने टर्म दिया है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि ग्रॉस मीन्स क्या? इन टोटल, रफली पूरा पूरा लेकर के। डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर होने वाला, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, तो देश के अंदर ओवरऑल, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल। तो ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हुई है, हर एक सेगमेंट का आप कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, और उससे आपको पता चल जाता है कि कितनी वैल्यू जनरेशन हुई है। तो हम उसको कैसे कर रहे हैं? जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू ली हमने, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू ली हमने, तीनों सेक्टर्स में ऐड किया और फिर जो निकला वो जीडीपी कहलाता है। तो इसका टर्म क्या हो गया हमारा? ये हम बात कर रहे हैं जीडीपी, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी की बात करें। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जब आप इस प्रोडक्शन को काउंट कर रहे हो तो हमें ये भी समझ आया है कि ये सारे सेक्टर्स क्या है, ये सारे सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि जुड़े हुए सारे सेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, लेकिन फिर सेकेंडरी सेक्टर में जाकर के मैन्युफैक्चर हो रहा है और टर्शरी सेक्टर से मार्केट में पहुंचाया जा रहा है और कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि अगर एक वीट का एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, वीट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होने के बाद हो सकता है कि इस इंसान ने उसको सेकेंडरी सेक्टर में बेच दिया हो, जहाँ से वो वीट का फ्लावर बना करके केक में या बिस्किट में इस्तेमाल करके अब मार्केट में बेच रहा है, और उसमें उसने टर्शरी की भी मदद ली है उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए। अब ये वीट का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में हुआ, तो मान लो हम कहते हैं कि 10,000 रुपए की वीट की प्रोडक्शन हुई, तो 10,000 हमने प्राइमरी में गिन लिया। जब ये सेकेंडरी सेक्टर वाले ने इससे वीट खरीदा होगा तो ये 10,000 रुपए प्राइमरी सेक्टर को दिया होगा कि भैया मैं तुमको वीट तुम मुझे दे रहे हो, ये तुम्हारे 10,000 रुपए रहे, जो वैल्यू है तुम्हारे प्रोडक्शन की। तो अब इसने 10,000 रुपए पे किए। अब वो 10,000 रुपए पे से जब वो केक बना रहा है 10,000 रुपए के वीट का फ्लावर का, तो वो क्या करेगा? उसने तो स्पेंड कर दिया है, तो उसे अपना खर्चा निकालना है, उसके ऊपर अपनी प्रॉफिट भी निकालनी है। तो 10,000 रुपए का केक उसने, मतलब 10,000 रुपए के आटे का केक उसने बनाया। मान लो कि उसने 1,000 रुपए बनाने के लिए और 5,000 रुपए और बाकी सामान के उसने लगाए, तो टोटल अब जो है उसका 16,000 रुपए का खर्च आया। अब इसमें सेकेंडरी सेक्टर में जब वो सामान बेचेगा तो वो 16,000 का बेचेगा, जिसमें उसने ये वीट का खर्चा भी निकाल लिया है, अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया है, बाकी चीज़ों का खर्चा भी निकाल लिया है। अब जब मैं कैलकुलेट करने जाती हूँ कि अच्छा कितने सेक्टर से क्या प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे भी 10,000 का प्रोडक्शन है इस वीट का, और इसी वीट का प्रोडक्शन यहाँ भी काउंट हो रहा है इस केक के प्रोडक्शन में, क्योंकि इसके पैसे जो यहाँ प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर से मिले थे, सेकेंडरी सेक्टर ने उसको यहाँ पे दोबारा वसूल कर लिया। यानी कि सेम वीट यहाँ भी काउंट हो जा रहा है, यहाँ भी काउंट हो जा रहा है। तो अब ऐसे में जब आप प्रोडक्शन टोटल काउंट करोगे P+S+T करके, तो ये डबल हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो गलत नंबर, गलत प्रोजेक्शन मिलेगी। तो इसीलिए हमने फिर फिगर आउट किया कि यार हम जब ऐसी चीज़ों को काउंट करेंगे तो हम सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? बीच वाला, इन द मिडल,
जैसे कि यहाँ पे ऊपर जो वीट का एग्जाम्पल हमने लिया था प्राइमरी सेक्टर से, ये एक इंटरमीडिएट गुड हो गया, ये फाइनल गुड नहीं है, ये सीधा कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा है, ये एक प्रोड्यूसर के पास जा रहा है, दूसरे प्रोड्यूसर के पास। दूसरा प्रोड्यूसर उसका जब इस्तेमाल करके केक निकाल रहा है तो केक फाइनल गुड हो रहा है जो कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो जो भी आपका फाइनल स्टेज है उस स्टेज पे आप उस प्रोडक्शन को कॉस्ट करोगे, यानी कि इस वीट की वैल्यू हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, इस वीट की वैल्यू हम यहाँ पे बस काउंट करेंगे ताकि एक ही जगह सही अमाउंट निकल सके। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट गुड है, यानी कि अभी ये फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची है, लेकिन यहाँ पे अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच के एक फाइनल गुड बन गई। तो हमेशा फाइनल गुड की कैलकुलेशन होती है जीडीपी में, ना कि इंटरमीडिएट गुड की, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हर एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन निकाला जाता है, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री या जीडीपी ऑफ अ कंट्री के नाम से जानते हैं। आपका सीएसओ जो है वो मेजर करती है इंडिया में जीडीपी, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर, ठीक है, किया जाता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, आपका बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर कर रही होती है इसका। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरीज आर इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव। कैसे कैटेगराइज करोगे आप इसे? तो बच्चे, इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग जुड़ी हुई नहीं है, बट हमने साफ साफ देख लिया है कि ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जुड़ी हुई है। तो दीज एक्टिविटीज आर इंटरडिपेंडेंट। अब देखते हैं कि जो चेंजेस है, क्या हमेशा से ये एक्टिविटीज जो इन अलग अलग सेक्टर्स में हो रही है, जितने लोग इन अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, क्या हमेशा से ही ऐसा रहा है? इंडिया में जब आप देखोगे, हम आज़ादी के वक्त की बात करते हैं, मैक्सिमम लोग यानी कि 3/4 से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा लोग आपको एग्रीकल्चर में एसोसिएटेड देखेंगे, वन और द अदर वे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि इंडिया उस वक्त एक डेवलपिंग नेशन, मतलब शुरू हुआ था, अंडर डेवलप नेशन था। हमें ब्रिटिशर्स ने डेवलप करने नहीं दिया था। तो हमारे लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ खोलना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, एडुकेटेड होना, ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। तो ज़्यादातर लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर इन एक्टिविटी से ही एसोसिएटेड थे। तो शुरुआत में जब हम देखते हैं हमारे देश की कहानी, तो हम ये देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा लोग इसमें जुड़े रहे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रही है। धीरे धीरे वक्त के साथ डेवलपमेंट होता गया, ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलती गई, ज़्यादा टर्शरी सेक्टर डेवलप होता गया, टेक्नोलॉजी के साथ टर्शरी सेक्टर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने लग गए, ज़्यादा लोग एडुकेटेड होने लग गए। तो शिफ्ट जो है वो आने लग गया, एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर लोग अब टर्शरी में और सेकेंडरी सेक्टर में जाने लग गए, और इम्पोर्टेंस भी धीरे धीरे कर कर के अब टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलप करने लग गए। लेकिन एग्रीकल्चर की हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है। जैसे जैसे फार्मिंग मेथड्स भी चेंज होते गए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई है, फूड प्रोडक्शन बढ़ता गया है, और ये इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्टर को भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज टर्शरी सेक्टर में भी क्रिएट करती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फूड और फॉडर प्रोवाइड करती है हमें ह्यूमंस को, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है सारे लोगों के लिए। खाने के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, और ये वहीं से आती है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करती है। ग्रोथ इन क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स ऑल्सो वी ऑब्जर्व। तो शुरू में पहले लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही एसोसिएटेड थे, बट डेवलपमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, नए रोल्स के साथ ये शिफ्ट आने लग गया, सेकेंडरी सेक्टर में मूवमेंट होने लग गई और टर्शरी सेक्टर में भी मूवमेंट होने लग गई, ठीक है। नाउ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ जो है, हमने देखा कि धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई, यानी कि जितना ज़्यादा खेती बाड़ी में भी प्रोडक्शन होने लगे, लोग उतना ज़्यादा सामान खरीदने लगे, बेचने लगे, उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने लग गए, और उसी की तरह से ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी पर्सनल, ये सारे इमरजेंस भी होती है। अब कई सारे गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे प्राइमरी सेक्टर में, उनमें से कई सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी करना पड़ रहा था। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। हुआ ये कि शुरू में पहले बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, जब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर डेवलप किया तो लोग इधर धीरे धीरे आए, बट इनफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई कि बहुत सारे लोग आ सके।
तो आज की डेट में भी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अ पॉपुलेशन, लगभग 60%, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में ही एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा काम है नहीं करने के लिए। तो आज भी विटनेस किया जाता है पहले की तरह कि लोग प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्रीज़ का इंट्रोडक्शन किया गया, फार्मर्स से धीरे धीरे लोग वर्कर्स बनने लग गए जो फैक्ट्री जॉब्स करने लग गए। चीप गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज बिकेम वाइडली यूज्ड, ऐसे कई सारे गुड्स प्रोड्यूस होने लग गए जो बहुत महंगे नहीं थे, थोड़े सस्ते थे, और अब वो हर जगह लोग इस्तेमाल करने लग गए। तो लोगों का कंज्यूमर भी जब बढ़ता है तो क्या होता है, प्रोडक्शन और बढ़ती है, और ऐसे करके सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करने लग गया और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया प्रोडक्शन के तौर पे भी और एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी। प्रोडक्शन के तौर पे इसलिए क्योंकि लोग इतना सारा सामान इस्तेमाल करने लगे तो प्रोड्यूस करना ज़रूरी था। प्रोड्यूस करने के लिए लोगों की मदद लगती तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया। और इसी तरीके से इसने एग्रीकल्चर पे बर्डन भी कम किया क्योंकि वहाँ पहले बहुत लोग थे जिनके पास काम नहीं था, ज़बरदस्ती फार्मिंग कर रहे थे। अब उनके पास नए काम थे जा कर के पैसे कमाने की, अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाने की। तो हमने देखा है कि शिफ्ट आने लग गया है अब सेकेंडरी से टर्शरी में, जहाँ पे डेवलप्ड नेशंस जो हैं ओवर पास्ट 100 ईयर्स क्लियरली इसे विटनेस कर रही हैं। तो पिछले 100 सालों में देखा जा रहा है कि पहले क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। देखो ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। प्राइमरी है, कोई भी देश बच्चे पहले शुरू करता है अपनी कहानी कहाँ से, कोई भी देश पहले अपनी कहानी शुरू करता है प्राइमरी सेक्टर से, क्योंकि पहले आप नेचर से रिलेटेड प्रोडक्शन का काम करते हो, टेक्नोलॉजी वगैरह का इंट्रोडक्शन नहीं होता है, या बेसिक नीड्स जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर से ही सफाइज होती हैं, खाने की, रॉ मटेरियल की, तो प्राइमरी से काम शुरू करता है। फिर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसी चीज़ें होती हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लग जाता है और एक शिफ्ट आने लग जाता है जहाँ पे लोग प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में मूव करने लग जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इधर धीरे धीरे कम होने लग जाती है और ज़्यादातर बढ़ने लग जाती है सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी में शिफ्ट करते हैं और पिछले 100 सालों में ऐसा नोटिस किया गया है, टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने की वजह से, नए जॉब्स क्रिएट होने की वजह से, इंटरनेट की डिस्कवरी, कंप्यूटर की डिस्कवरी, ठीक है, एआई की डिस्कवरी, इन सारी चीज़ों की डिस्कवरी की वजह से, आईटी रिवोल्यूशन की वजह से, कि नए जॉब्स और नए सर्विसेज जो यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में क्रिएट हो रहे हैं, इसकी वजह से अब लोग जो है टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर से धीरे धीरे यहाँ टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट होने लग गए। आप ज़्यादातर देखोगे कि जो नेशन डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है या शुरू हो रहा है अब डेवलपमेंट के रास्ते पे चलना, वहाँ पे लोग प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं और सेकेंडरी में शिफ्ट हो रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे डेवलप्ड नेशन है या वो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट के वर्ज पे है, वहाँ पे आप देखोगे कि सेकेंडरी से टर्शरी की तरफ बदलाव आ चुका है। ज़्यादातर लोग डेवलप्ड नेशन में टर्शरी में ही काम करते हैं क्योंकि ज़्यादा पैसा और इनकम यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। इंडिया अभी कहीं यहाँ पे स्ट्रक है जहाँ पे हम प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी में मूव कर तो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन प्राइमरी स्टिल द मोस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव एनफ अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। हालांकि टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लेकिन जो इनकम जनरेट हो रही है देश में, जो पैसे बन रहे हैं देश में, वो मैक्सिमम टर्शरी सेक्टर बना रहा है। और ये हमें जताता है ज़रूरत इस बात की कि क्यों प्राइमरी से और सेकेंडरी से लोगों को और टर्शरी में आना चाहिए, बिकॉज इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एट अ हायर स्केल, जो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में करेगा हमारी मदद। तो सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। मेजॉरिटी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड होती है सर्विस सेक्टर में इन अ डेवलप्ड नेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है। डेवलपिंग नेशन में कई बार सर्विस सेक्टर में जॉब्स ही नहीं होते हैं या सर्विस सेक्टर ही एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। ठीक है,
तो इसी के साथ आ जाते हैं अगले सवाल पे। द डैश सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो हमें समझ आ गया है प्राइमरी इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए, लेकिन जो ग्रो करता जा रहा है वो है हमारा टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब इसी के साथ टर्शरी की इतनी बातें कर ली हैं तो इम्पोर्टेंस भी समझ लेते हैं। यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का भी आ सकता है कि भैया बता दो कि इम्पोर्टेंस क्या है टर्शरी सेक्टर की। तो किसी भी जगह पे हमें समझना होगा कि बेसिक सर्विसेज बोला जा रहा है, प्रोडक्शन नहीं बोला जा रहा है। बेसिक प्रोडक्शन आपकी एग्रीकल्चर से होती है, लेकिन सर्विस जो बेसिक बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, टीचिंग, मेडिकल सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड होती हैं? टर्शरी सेक्टर में होती हैं। तो पहला रीजन ये हो गया इसकी इंपॉर्टेंस का। दूसरा रीजन क्या है बहुत ज्यादा? द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, और द अदर वे राउंड। अगर आपको इसको इंपॉर्टेंस की तरह बताना है तो आप ये बता सकते हो कि द डेवलपमेंट ऑफ द टर्शरी सेक्टर leads to the development of the agricultural sector because more and more services can be provided. Which will only evolve and develop or support the secondary and the tertiary, the secondary and the primary sector. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो टर्शरी सेक्टर हमें प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या है? राइज ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऑल्सो इंक्रीजेस सच एज ईटिंग आउट, टूरिज्म। देखो यार एक और चीज है जो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं उसको 5th पॉइंट करके ऐड कर रही हूँ। तो आपको 5 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, आपके पास 5 पॉइंट्स है। जब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं इस सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ये इन जनरल बहुत अच्छा है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बर्डन जो है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, दैट रिड्यूसेस। जो हमारा एक लोड पड़ा हुआ है एग्रीकल्चर पे वो भी रिड्यूस होता है। वैसे ही जब लोग ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं या ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है, ज़्यादा मनी जनरेट होता है, तो राइज ऑफ इनकम विटनेस किया जाता है, जो कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाता है लोगों का। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है लोगों का तो लोग ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं ज़्यादा इनकम की वजह से, जैसे कि बाहर खाना खाना, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। ये फर्दर क्या कर रहा है? ये फर्दर बेनिफिट ला रहा है इनकम ऑफ कंट्री में। यानी कि कुछ लोगों की तनख्वाह बढ़ी तो दे स्टार्टेड अफोर्डिंग मोर थिंग्स, वो ज्यादा पैसे खर्च करने लग गए तो ज्यादा पूरे देश की इनकम बढ़ गई और ये फर्दर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने लग जाता है। इसकी वजह से भी लोग ज्यादा करेंगे। मतलब पहले जहां पे 10 दुकानें चलती थी क्योंकि खरीदार इतने नहीं थे, अब वहां पे 100 दुकानें चलती हैं क्योंकि खरीदार इतने हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास पैसे आ गए। तो जहां पे पहले सिर्फ 10 लोग दुकान लगा सकते थे, अब 100 लोग दुकान लगा रहे। यानी कि कुछ लोगों के पास पैसे बढ़ने से इन 10 लोगों में और 90 लोग इंक्लूड हो गए जिनको अब काम मिल गया। तो इस सेक्टर में ये ना सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे बट इन जनरल और अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है इनडायरेक्टली। एक और एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ये ले लो कि कोई इंडिविजुअल बेटर अर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले अगर 15,000 20,000 रुपए अर्न करती थी, सारा काम खुद करती थी, अब मैं 60,000 70,000 रुपए अर्न करती हूँ। अब मैं आराम से अफोर्ड कर सकती हूँ कि किसी को मैं 10,000 रुपए दे करके अपना घर का काम कराऊं और खाना बनाने में मदद ले लूं, है ना। अब वो सपोर्ट में ले सकती हूँ। यानी कि एक इंसान को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया और मेरे जैसे 100 लोग अगर आ जाते हैं जो बेटर कमाने लगते हैं, तो वो ऐसे 100 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और वो फर्दर और चीज़ों को खरीदने के केपेबल बनेंगे, तो वो और ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स में शॉपिंग करेंगे। तो अब ये 100 शॉप्स जो है वो 150 बन जाएंगे।
ऐसे करके एक चेन फॉर्म हो जाता है जहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट, बहुत पैसा जनरेट होता है। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रख लेनी है टर्शरी सेक्टर की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। ओके, ना सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, अलग अलग तरह के काम करते हैं लोग। लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉय हाई स्किल्ड एंड एडुकेटेड वर्कर्स। तो ये सर्विस सेक्टर में डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो है लेकिन लिमिटेड है, भरपूर मात्रा में नहीं है, थोड़ी कम कम सी है। कई सारे लोग काम करते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्किल और नॉलेज और एडुकेशन दोनों ही बहुत, तीनों ही चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में इतनी नहीं करती जितनी ज़्यादा टर्शरी के नेचर ऑफ जॉब्स की वजह से करती हैं। फॉर एग्जांपल आईटी में या इन सारी चीज़ों में आपको सर्टेन स्किल, लैंग्वेज स्किल लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग या एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग में आपको स्ट्रांग होना होगा या एडुकेटेड होना होगा। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको टेक्नोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर हो तो आपको मेडिकल बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो यहाँ पे हैं, हालांकि इसमें भी लो पेइंग सर्विसेज में इंडल्ज्ड है। सबको बहुत पैसे नहीं मिलते, कुछ लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सेक्टर में हैं फिर भी थोड़े लो लेवल पे हैं, ठीक है। लो इनकम वर्कर्स स्ट्रगल टू अर्न लिविंग इन दीज सर्विसेज। अब ये नेसेसरली हम सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल जो काम कर रहे हैं लोग, उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं कि काम है तो सही, पैसे बहुत नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लीड करता है उनको और ज़्यादा एंगेज करने में लो पेइंग सर्विसेज में। यानी कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है नहीं, कोई अगर डिजर्विंग कैंडिडेट भी है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है तो ज़ीरो पैसे कमा पा रहा है वो इंसान, तो उसे लगता है कि यार कोई भी नौकरी लेकर के, चाहे वो मेरे लिए थोड़े स्किल के नीचे हो, मैं जितना डिज़र्व करूँ उससे नीचे हो, पर मेरे को कुछ पैसे तो मिलेंगे। 0 रुपीज़ से बेटर है कि 15,000 रुपीज़ ही मिल जाए, 10,000 रुपीज़ ही मिल जाए, तो कम से कम समथिंग विच विल पे मी। तो लो पेइंग सर्विसेज के लिए लोग सेटल कर लेते हैं। एंड ओनली अ प्रपोर्शन ऑफ सर्विस सेक्टर इज एक्सपीरियंसिंग ग्रोथ इन इम्पोर्टेंस। तो सब जगह ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है बट भर भर के नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा हर एक के लिए यूनिफॉर्मली। The development of agriculture and industry leads to the development of secondary sector. Is this true or is this false? यार एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हो गई, टर्शरी हो गई, कोई भी हो गई, सब इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी अगर एक डेवलप करता है तो दूसरे का डेवलप होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों ही लीड करती हैं सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट को, तो यहाँ पे टर्शरी सेक्टर होना चाहिए था, ना कि सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो पहले ऊपर मेंशन है। तो स्टेटमेंट फॉर्मेशन गलत थी, स्टेटमेंट हालांकि सही है, इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। नाउ इफ यू लुक एट द एम्प्लॉयमेंट, अगर हम देखते हैं पहले कितने लोग एम्प्लॉयड थे, अब कितने लोग एम्प्लॉयड है, स्केल कैसा रहा है, तो यहाँ पे इस ग्राफ से हमें साफ नज़र आ रहा है कि पिछले 40 सालों में क्या बदलाव आया है जीडीपी में और हर एक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ थोड़ा कम रहा है, प्राइमरी और टर्शरी हमें बराबर में दिख रहे हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से बहुत कम, टर्शरी सेकेंडरी से ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है, जो कि मैंने आपको बताया था। तो हमने देखा कि 40 सालों में जीडीपी में कितना इंक्रीज आ गया है कंट्रीब्यूशन में, लेकिन सैडली एनफ ये चेंजेस एम्प्लॉयमेंट में नहीं आई हैं। यानी कि 70-75% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, है ना। अब क्या हो गया है, और बाकी क्या आपके सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स चेंजेस आ गई एम्प्लॉयमेंट में। बहुत सारे लोग निकल गए प्राइमरी सेक्टर से और टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में आ गए, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट मोर देन 60%, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल एसोसिएटेड इन एग्रीकल्चर, जहाँ से कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बहुत कम आ रहा है, और ये बहुत कंसर्निंग बात है। तो आखिर क्यों पैसे जब टर्शरी सेक्टर इतना जनरेट कर पा रहा है, फिर भी लोग क्यों एम्प्लॉय होकर के शिफ्ट नहीं हुए 40 सालों में, सिर्फ जीडीपी की कंट्रीब्यूशन चेंज हुई। तो इसकी वजह यह है कि इनफ जॉब्स ही नहीं बने बच्चे, ठीक है। जॉब्स बने अच्छे, वेल पेड जॉब्स बने, कुछ उसमें लो प्रोफाइल, लो अर्निंग स्किल वाले जॉब्स भी बने, लेकिन
जितने भी बने वो इनफ नहीं बने कि वो प्राइमरी सेक्टर से लोगों को निकाल कर सेकेंडरी और टर्शियरी में एम्प्लॉय कर सके। इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत बढ़ा, बहुत प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस प्रोडक्शन से प्रपोर्शनेटली नहीं बढ़ी। कम लोगों में ही काम होने लगा, ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, लोग काम चलाने लगे, तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से खींचकर नहीं लाया गया, ना ही सर्विस सेक्टर में ये चीज़ हो पाया। सर्विस सेक्टर में भी प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड ही बढ़ पाई। इस लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की वजह से बर्डन जो है वो आज भी प्राइमरी सेक्टर पे है। हालांकि लोग इतने ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि काम बहुत नहीं है तो प्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड मनी प्राइमरी सेक्टर में नेचुरली इस वजह से ज़्यादा नहीं हो पाता है। ओवर हाफ ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो कि सिर्फ जीडीपी का 1/6 हिस्सा देता है। यानी कि अगर आप कंपेयर करो तो जहाँ पे आपका 2/3 पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/6, सिर्फ 6 हिस्सों में से एक। अब ये कंसर्निंग बात ही तो है, और ये हमें ये दिखाता है कि इस जगह पे प्राइमरी सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, वो पूरे अपने रिसोर्सफुलनेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, जो हमें पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार ये लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? एक जगह है जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है। 5 लोग जब अपने पूरी कैपेसिटी में, जितनी उनकी पोटेंशियल है, जितना वो ढंग से काम कर सकते हैं, जितना वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, अगर उसको फुल तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 5 लोगों में ये काम आराम से हो सकता है। 5 लोग मिलकर के वो फुल कैपेसिटी में फुल प्रोडक्शन करेंगे तो जो इनकम जनरेट होगी वो जस्टिफाइड होगी। क्योंकि अब काम नहीं है मेरे परिवार के 3 और लोगों के पास, तो उन्हें लगा कि यार ये खेती तो कर रहे हैं, हम जाके हाथ बटा देते हैं। अब ये 5 लोगों की जगह 8 लोग काम करने लग जाते हैं। ये 8 लोग काम करने तो लग जाते हैं, लेकिन जो इनकम है वो सेम रह जाती है। इससे हमें क्या समझ आया? 5 लोग भी उतना ही कर पा रहे थे जितना 8 लोग कर पा रहे हैं। यानी कि अब सब लोग अपने पोटेंशियल और कैपेसिटी से कम में काम कर रहे हैं। मैं अगर 7-8 घंटे का काम कर सकती हूँ, मैं 6 घंटे ही काम कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। यानी कि मेरी पोटेंशियल जो है पूरी वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। यानी कि क्या हो जा रही है? अब इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स मेरी और मेरे जैसे और लोगों की वेस्ट हो जा रही है। दूर से देखने में लगेगा कि यार ये 8 लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ये 8 लोग क्या है? अंडर एम्प्लॉयड हैं। यानी कि जितनी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए उससे कम कैपेसिटी में काम करके कम पैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखने में लगेगा एम्प्लॉयड, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड है। ये अनएम्प्लॉयड है। 3 लोग जो देखने में एम्प्लॉयड लग रहे हैं, पर ढका हुआ है एक पर्दे से, जिससे समझ नहीं आ रहा है कि यार इनको कुछ और काम करना चाहिए। ये बेरोजगार है। देख के लग रहा है कि काम तो कर ही रहे हैं, पर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, अपनी फुल कैपेसिटी यूज़ नहीं हो रही है। और ये ज़्यादातर हमें गाँव में और एग्रीकल्चरल फील्ड में देखने को मिलता है, बिकॉज स्पेशली ओवर देयर द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड डिफरेंट जॉब्स, दे एंड अप वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ देयर फैमिली और मे बी समवेयर एल्सेस, जहाँ पे कम पैसे मिल रहे होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग भर लिए जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हर एक किसी को अपने पूरे वर्किंग आवर्स भी पूरे करने नहीं मिलते हैं, पूरे पैसे भी नहीं मिलते हैं, प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही रह जाती है। लगता है लोग काम कर रहे हैं, बट काम एग्जैक्टली नहीं पूरा होता है, इसीलिए इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगर वहाँ से उन कुछ लोगों को निकाल दिया जाए और उनको दूसरे जगह लगा दिया जाए तो ज़्यादा पैसे प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगी जीडीपी में। तो ये एक्सेस लेबर दिखाता है कि इनएफिशिएंसी है सेक्टर में, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है अपने रिसोर्सेज को, और इसीलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते से आपके लिए डेफिनेशन भी लिखा है कि नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड और फोर्स टू वर्क बिलो देयर कैपेबिलिटीज। तो जितनी इनकी पोटेंशियल है उससे कम पे काम करते हैं, या जितनी की ज़रूरत है उससे कम, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड है फॉर नो रीज़न।
तो अब इस सवाल का जवाब देना है, दिस काइंड ऑफ डैश इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब and is clearly visible as unemployed, hence it is also known as dash unemployment. So basically बच्चे ये एक ऐसी employment है जो छुपी हुई है, ऐसा लगता है कि इंसान काम कर रहा है लेकिन काम कर नहीं रहा होता है, इसीलिए इसको हम disguised unemployment कहते हैं. ओ दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, सॉरी, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, माय बैड. ठीक है, दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन. अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेशनली कैसी रही है रूरल एरियाज में. तो जब सरकार ने देखा कि यार इतने लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है, तो उनको भी कंसर्न हुआ, उन्हें भी लगा कि यार ये तो पंगा है. तो दे ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. दे ऑल्सो स्टार्टेड जनरेटिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड यूजिंग सर्टेन स्टेप्स. कुछ ऐसे स्टेप्स लेने लगे जिससे मदद हो सके, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. तो प्रोवाइड किया उन्होंने फार्मर्स को लोन, ताकि लोन हो तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो, अपनी ज़मीन खरीद सके, कुछ दूसरा कारोबार, काम, छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऐसा कुछ कर सके. ठीक है, ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ की तुम थोड़ा सा प्रोड्यूस करके आप अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट कर रहे हो, जहाँ पे ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है बट आपका प्रोडक्शन, आपकी इनकम कम है, तो सब लोगों पे पैसे कम पड़ रहे हैं, वो भूखे रहेंगे, काम नहीं होगा, पढ़ लिख नहीं पाएंगे. तो बेटर सर्विसेज दो उनको, लोन दो, इरिगेशन फैसिलिटी दो, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटी दो, ज़्यादा स्केल पे काम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ज़्यादा बेटर जॉब हो सकेगा. न्यू स्कूल्स बनने लग गए एम्प्लॉयमेंट टू टीचर्स एंड अदर स्टाफ को देने के लिए. तो स्कूल्स नए बनेंगे तो ज़्यादा नया जॉब आपका बन पाएगा, नया जॉब आपका क्रिएट हो पाएगा. स्कूल बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए होंगे, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए होंगे, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. प्लस जो बच्चे एडुकेटेड होंगे वो आगे चलकर बेटर स्किल्ड जॉब्स कर पाएंगे, टर्शरी सेक्टर में मूव कर पाएंगे. मनरेगा 2005 इंट्रोड्यूस किया कि भैया 100 दिन का तुम्हें काम पक्का मिलेगा, काम नहीं मिला तो 100 दिन की पगार मिलेगी. ठीक है, प्रमोट किया इंडस्ट्रीज़ को, ताकि इंडस्ट्रीज़ बनेंगे तो वहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत होगी, लोग ज़्यादा आकर के वहाँ पे काम करेंगे, सीखेंगे. हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव किया, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ को लाया, तो इनको भी एम्प्लॉयमेंट मिली और लोगों की हेल्थ भी बेटर होगी. पीपल एज अ रिसोर्स में हमने देखा है कि हेल्थ और एजुकेशन दो प्राइमरी चीज़ें हैं जो कहीं की भी पॉपुलेशन को रिसोर्सफुल बनाती है और कैपिटल में चेंज करती है. प्रमोट किया टूरिज्म को, लोकल क्राफ्ट इंडस्ट्री को. आप कुछ नया नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे टूरिज्म है तो चलो भैया गाड़ी चला करके उनको एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकते हैं, बोटिंग वगैरह करा सकते हैं, तो बोट्स मैंने अपने चालू कर लिए. लोकल हैंडीक्राफ्ट बनाया, जब टूरिस्ट घूमने आए तो उन्होंने मुझसे सामान खरीदा, तो नए नए तरीके के जॉब्स क्रिएट होने लग जाते हैं इस वजह से. ठीक है, तो राइट टू वर्क मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो सरकार ने चलाई 2005 में 625 डिस्ट्रिक्ट्स में. ये राइट टू वर्क देता है वहाँ के लोगों को. ये बेसिकली कहता है कि आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो अगर आपको मतलब अगर फेल हो जा रहा है, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट नहीं दे पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है कम से कम 100 दिन साल में, तो आपको अलाउंस मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा. प्रायोरिटाइज करती है टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि सिर्फ लोगों का फायदा ना हो, ज़मीन में प्रोडक्टिविटी बढ़े तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो ज़्यादा इन जनरल दूसरे तरीके से भी इनकम जनरेट हो सकेगा. आइडिया बहुत सिंपल है. रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो लैंड प्रोडक्टिविटी कम है, उन दोनों को बढ़ाना, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट घटाना, लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मनरेगा स्कीम यही प्रॉमिस करती है. तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है बच्चे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, यही है ना, ये फुल फॉर्म है. हाँ, इसमें क्या कम है, एक चीज़ कम थी, तो ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई गई है. अब इसी के साथ जब हमने हर एक सेक्टर को पढ़ लिया, देख लिया, इसी के साथ अब ये समझना है कि हमने देखा कि कई सारे जॉब्स ऐसे हैं जिनमें पैसे कम हैं या रूल्स रेगुलेशन नहीं है. तो अब इसके बेसिस पे हमने नया एक और सेक्टर डिवाइड किया. नेचर ऑफ जॉब तो अलग हो गई, अब किस तरीके का फीचर ऑफ जॉब क्या है. जैसे मेरे जॉब में अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं छुट्टी लूँगी, मुझे मेरा ऑफिस कुछ छुट्टियाँ देता है, उस छुट्टी के लिए मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरी आज तबीयत ख़राब है तो मेरे पैसे कट जाएंगे. एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लीव्स मिलते हैं, उसके ऊपर लिया तो पैसे कट सकते हैं. नौकरी नहीं जाती है, नौकरी जाने के पहले नोटिस या तो कंपनी मुझे देगी या उतने दिन के पैसे देकर बोलेगी कि आप चले जाओ, 1 महीने 2 महीने.
या अगर मुझे छोड़ना है तो मैं कंपनी को नोटिस दूंगी कि मैं जाने वाली हूँ, आप किसी को ढूंढ लो। 1 महीने 2 महीने का नोटिस होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट होता है, ठीक है, मुझे प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ें मिलती हैं, ग्रेचुइटी मिलती हैं। इन सारे जो हमारे प्रोविजंस हैं, लेबर लॉज अप्लाई हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ साउंड कर रही है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफाइल में मैं काम कर रही हूँ, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। वैसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहाँ गवर्नमेंट का कोई से नहीं होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, कोई माँ बाप नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, जो जैसे काम कर रहा है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई पेड लीव्स नहीं होती है, कोई वर्किंग आवर्स ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, काम किया पैसे मिलेंगे, नहीं किया नहीं मिलेंगे, छुट्टी ली खत्म, ऐसा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करते हैं तो ये वो वर्क प्लेसेस की बात करता है जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स को देखती है, अश्योर करती है काम को। गवर्नमेंट के रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी, ठीक है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। वर्कर्स यहाँ पे एंजॉय कर पाते हैं एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी और फॉलो करते हैं फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। अगर वर्किंग आवर्स के ऊपर काम किया तो ओवर टाइम जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, पेड लीव्स मिलती हैं, ठीक है, ओवर टाइम पेमेंट मिलता है, हॉलीडे मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, रिटायर्ड लोगों को कोई जगह पेंशन मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स भी कई बार रजिस्टर कर लेते हैं और गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, नाम से ही समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपरली सॉर्टेड है। वेर एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्कैटर्ड होता है, स्मॉल होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। यहाँ पे लोगों को ढंग से जॉब नहीं मिलती, बहुत इरेग्युलर जॉब होती है, आज है कल निकाल दिया, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पैसे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई मतलब हिसाब नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती है। कई बार वर्कर्स को जो है बोल दिया जाता है कि अगर मतलब पीक सीजन नहीं है तो आप निकल जाओ, यानी कि मर्जी पे मुझे कब चाहिए कब नहीं चाहिए। जैसे मान लो कैसे समझाओ तुम्हें, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फेस्टिवल सीजन नॉर्मली इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि सितंबर से शुरू होता है और फिर मार्च तक चलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आती है, न्यू ईयर्स आता है, क्रिसमस आ जाता है, दिवाली आ जाती है, कई बार ईद भी आ जाता है, या ऐसे अलग अलग ओकेजन्स आते हैं। तो ये वाले टाइम पे मैं मानती हूँ कि मतलब जो फेस्टिव होम डेकोर वगैरह है वो बहुत सेल होगा। तो अब इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन मेरे को इस टाइम पे करना होता है, तो मैंने किसी को रखा, आप अपना घर में प्रोड्यूस करती हूँ, उसको मैंने बोला नहीं ये 6 महीने ही चाहिए, अगले 6 महीने नहीं चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने मेरे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो मुझे किसी को रख करके पैसे देते रहना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो सकता है, कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती है। कंपनीज में या तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो 6 महीने का, वो अलग चीज़ है, उसमें भी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन है, तुम्हें पहले से पता है 6 महीने के लिए जॉब मिल रही है। तो मैं अचानक से ऐसा नहीं होगा कि यार अभी मेरे पास काम है, मैं तुम्हें रखूंगी क्योंकि अभी मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा है, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है, तुम कटो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स भी कई बार स्मॉल जॉब्स करते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग की, रिपेयर वर्क की, फार्मर्स काम करते हैं इंडिपेंडेंट, जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती है, बड़े फार्मर्स के लिए रेंट पे हायर होते हैं वो लेबरर्स की तरह। तो डेली वेज वर्कर्स है, ये सारे लोग जो है वो ऐसी प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, आज काम है कल होगा नहीं होगा पता नहीं चलता है। तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ एंजॉय करते हैं लोग, ऑर्गेनाइज में या अनऑर्गेनाइज में। ऑर्गेनाइज यानी कि स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट, तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज में ये सब कोई भी प्रोविजन नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन, अब यार नेचुरली लोगों की हालत खराब हो रही है, जब आप नोटिस करोगे तो आप ये ज़्यादा देखोगे कि कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल और टारगेटेड है। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जैसे कि रूरल एरियाज़ में जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स है कि एक ज़मीन को रेंट पे लेकर के थोड़ा सा तुमने लगा लिया, थोड़ा मैंने लगा लिया, हम शेयर करके क्रॉपिंग कर रहे हैं, आज है कल कुछ नहीं है, आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन। अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उसमें भी सोशल बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आ जाता है, SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, अनएडुकेटेड पीपल, जो जनरेशनली पुअर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा इरेगुलर होता है काम, ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन फर्दर होती है, एक साइकिल बना होता है जहाँ पे वो पहले से आउटकास्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम अब सरकार को कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये सारे लोग काम नहीं करेंगे तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, देश को भी आगे बढ़ाना है। तो सरकार को क्या करना होगा, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो रूरल एरियाज़ में अगर ये लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो आप ये अश्योर करो कि इनको आप बीज पहुँचवा दो, कुछ एग्रीकल्चरल इनपुट्स दे दो, कुछ सपोर्ट दे दो जिससे वो बेटर ग्रो कर सके, लैंड को सरकार ही रेंट पे दे दे, सप्लाई करवा दे।
लोन दे दे, स्टोरेज फैसिलिटी दे दे, मार्केट बना दे जहाँ पे मिडिल मैन जो है वो बाहर निकल जाए सिनेरियो से और जो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत भी हो रहा है उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सके ये लोग। ठीक है, अर्बन एरियाज में सरकार को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करा दे, मार्केटिंग का सपोर्ट दिला दे, लोन्स दिला दे और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करा दे। यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दे, सपोर्ट दे, इनके लिए स्पेशली जो है जॉब्स क्रिएट करे कि जहाँ पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, जो लोग आउटकास्टेड लोग हैं उनको ही टारगेट करके जॉब्स बनाई जाए। वैसे ही अब बच्चे ओनरशिप के टर्म्स में आती है बात। अब देखो यार क्या होता है कि मान लो मुझे ट्रैवल करना है, अगर मैं प्लेन से ट्रैवल करती हूँ मेरे पास बहुत पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे ट्रैवल करूँगी? और अगर मैं रेलवे से ट्रैवल करती हूँ तो मैं अफोर्ड कर पाती हूँ क्योंकि सरकार मुझे दे रही है। तो अलग अलग सर्विसेज का प्रोडक्शन और गुड्स का प्रोडक्शन जो है किसी भी देश में दो तरीके से होता है, या तो वो सरकार कर रही होती है या कोई इंडिविजुअल या ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल कर रहे होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? सरकार वाली को हम पब्लिक सर्विसेज कहते हैं और इंडिविजुअल वाले को हम प्राइवेट कहते हैं, क्योंकि उसका अपना किसी एक इंसान का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का है। सरकार तो सबकी है तो पब्लिक है। पब्लिक सर्विसेज का इंटेंट होता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना, बट उसका बिगर इंटेंट होता है सोसाइटी को प्रोवाइड करना गुड्स एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल रेट, ताकि सोसाइटी डेवलप कर सके। क्योंकि देश डेवलप करेगा तभी सरकार और मतलब जब लोग डेवलप करेंगे तभी देश और सरकार भी डेवलप करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सरकार ही इस चीज़ का ओनर्स ले। जैसे गरीब औरतें जाती हैं दूर दराज से लकड़ियाँ लेकर आती हैं, इतनी मुश्किल होती है। हमें क्या होता है, सबको सिलेंडर मिलता है, उसमें सब्सिडीज़ मिलती है, 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर आपको साल में फ्री देती है सरकार। उसमें कई लोगों को कहती है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सिलेंडर खरीदना, आपको 1200 रुपये देने, 1100 रुपये देने, जो भी देने, आप साल में एक बार तो दे ही सकते हो। वो दे दोगे तो वो 1 सिलेंडर किसी गरीब को मुफ्त में और मिल जाएगा। तो ये क्या है? पब्लिक सर्विसेज है जहाँ पे सरकार फ्री में या कम रेट्स पे एजुकेशन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से गरीब लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा और एक्सेसिबिलिटी यूटिलाइज कर सके और इनसे रिफ्रेंड ना रहे। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट सर्विसेज को भी कर सकती है। प्राइवेट का मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, तो अफोर्डेबल रेट्स पे नहीं देती हैं। वो क्वालिटी चीज़ें भले देंगी लेकिन महंगी देंगी, और उनका सिंपल फंडा है कि उनको खुद ग्रो करना है। तो प्राइवेट सेक्टर की बात हो जाती है कि ओनरशिप जो है एसेट की या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है। टाटा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ऐसे सारे प्राइवेट कंपनीज हैं। यहाँ पे जो है उनका सिंपल फंडा है प्रॉफिट। तो सर्विसेज अगर आपको लेनी है आप अच्छे से पैसे दो और आपको जो भी रेट कंपनी मांग रही है वो आपको सही लग रही है तो, और आपको जो सर्विसेज जो गुड्स चाहिए आप उसको अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे जो है आप ये सिंपल सी बात समझ लो कि कोई भी रिजर्वेशन फॉलो नहीं होता है। अच्छा आप हमारे सिटीज़न हो, अच्छा आप गरीब हो, अच्छा आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल फंडा है, पैसे आप दीजिए, सर्विसेज लीजिए। पब्लिक सेक्टर में सरकार ओन करती है, जैसे आपको बताया, जैसे कि रेलवेज, पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे पर्पस अर्न करना होता है पैसा, क्योंकि उससे पैसे अर्न करके सरकार भी चलती है, अपनी देश को चलाती है। बट पब्लिक वेलफेयर इज द बिगर गोल। ज़्यादा बड़ा गोल क्या है? पब्लिक वेलफेयर। तो टिस्को किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ और पोस्ट ऑफिस किसका? तो बच्चे टिस्को टाटा की कंपनी है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर? पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी भी वैसे तो दिया हुआ है, वो भी सही हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई प्राइमरी और सर्विस सेक्टर को बिलोंग नहीं करता और गलत ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक और प्राइवेट के टर्म्स में बात कर रहे थे। तो गवर्नमेंट कैसे चल रही है, सरकार कैसे चल रही है, देश कैसे चल रहा है, देश के पास पैसे कैसे आ रहे हैं? तो ऑफकोर्स लोगों की जो प्रोडक्शन हो रही है, इनकम है, वो तो है। बट सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? लोगों से टैक्स लेकर। तो टैक्स के थ्रू वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर लेती है और उसी से जो पैसे निकलते हैं उसकी मदद से लोगों को बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ। यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी चलती है कि आप गरीब हो तो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी आसानी से, जैसे राशन कार्ड देना कि आप अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम से कम कमाते हो तो आपको हम राशन कार्ड देंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आपके लिए ग्रोसरी वगैरह खरीदना, 2 वक्त की रोटी जमा कर पाना भी मुश्किल है। तो जो चावल अदरवाइज मार्केट में 40 रुपए किलो मिल रहा है, हम आपको यहाँ पे 12 रुपए किलो, 8 रुपए किलो ऐसे देंगे कि आप उसको अफोर्ड कर सको। तो ये गरीबों को मिल रही है, रिजर्वेशन की पॉलिसी हो रही है, तो सरकार ही ये क्रिएट करती है। ठीक है,
तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या है गवर्नमेंट की? कुछ ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी होती हैं, जैसे कि देयर आर सम एक्टिविटीज़ दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस, जैसे रोड्स वगैरह बनाना। तो प्राइवेट सेक्टर से भी कई बार मदद लेती है सरकार। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है प्राइवेट सेक्टर को बाय बाइंग प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइसेस एंड सेलिंग एट लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स। तो फार्मर्स की भी मदद हो रही है, और जो मैंने आपको बताया कंज्यूमर्स को कम राशन वाला सिस्टम जो होता है। फोकस करती है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, साफ पानी पहुंचा सके लोगों तक, गरीब लोगों को घर दे, खाना दे, न्यूट्रिशन चीज़ें मिल सके, ठीक है, जहाँ पे आपका रीजनल डिस्पैरिटीज़ है उसको कम कर सके। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन ले रहा है? सरकार ले रहा है। तो हम सरकार के फैसिलिटीज़ को, पब्लिक फैसिलिटीज़ को कैसे पहचानते हैं? गवर्नमेंट ओनरशिप की मदद से पहचानते हैं, जिनका काम और पर्पस ही होता है लोगों तक सर्विसेज पहुंचा पाना। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कर लिया है हमने फिनिश। अब हम फटाफट से समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ जॉब्स 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी जहाँ पे आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हो, नेचर से इंटरैक्ट करते हो। सेकेंडरी जहाँ पे रॉ मटेरियल को आप ट्रांसफॉर्म करते हो। टर्शरी सर्विस सेक्टर है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं। इन सब का जब आप फाइनल वैल्यू सम अप करते हो तो आपको देश का इनकम, जिसे जीडीपी भी कहते हैं, मिलता है। फिर हमने समझा कि कैसे टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ आ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं हो रही है, प्राइमरी में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स भी हैं। इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। उनमें से एक राइट टू वर्क है, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, जो 100 डेज़ का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देता है, अदरवाइज अलाउंस देता है। फर्दर ऑन द नेचर, ऑन द फीचर ऑफ द जॉब, हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा। ऑर्गेनाइज सरकार के अंडर आएगी, रूल रेगुलेशन फॉलो करेगी, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब कुछ भी नहीं है। ओनरशिप के बेसिस पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट अर्न करने के लिए और लोगों को सर्विसेज और गुड्स देने के लिए, कई बार सरकार को ज़रूरत पड़ती है कोई भी काम कराने के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद लेने। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं सारे एसेट्स। इनका मेजर आइडिया जो है वो लोगों को सर्विस देना और वेलबींग प्रोवाइड करना है, सिर्फ प्रॉफिट बनाना, अनलाइक प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इस सेशन का, जैसे इस चैप्टर का मैंने और भी डिटेल डिस्कशन ब्रेक कर करके भी चैप्टर को पढ़ाया हुआ है इम्बाइब के ऐप पे। आने वाले समय में आप और भी देखोगे कि जैसे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड शुरू करने वाली हूँ मैं, ऐसे सारे सेशंस आ रहे हैं जो आप इम्बाइब के ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर फ्री। ऐप, वेबसाइट कहीं पे भी रजिस्टर कर लो और अपने आप को क्लास से रजिस्टर करके शुरू कर दो सेशन अटेंड करना। आई होप दैट दिस सेशन हेल्प्ड यू। तो अगर मदद आपको मिली तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक इट। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन पे, विच इज़ द इम्बाइब लेंस। जस्ट डू इट, स्कैन वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल सी द डिफरेंस। किसी पिक्चर को स्कैन करोगे तो ऐसे आपको उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स, उसके पार्ट्स लेबल हो जाएंगे। किसी टेक्स्ट को स्कैन करोगे तो उसमें कीवर्ड्स आएंगे, उन कीवर्ड्स से उन कीवर्ड्स के बारे में और डिटेल में टैप करके आप पढ़ सकते हो। और कोई मेहनत नहीं है, ये ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो करो एक्सप्लोर, काफ़ी फ़न होने वाला है। एंड डो नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ 9th and 10th where we directly connect with you, share all the important information, announcements, class details, class schedules, and this is the one stop where we the educators are directly reachable to you. तो ये ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और इसी के साथ सेशन होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। आपको और भी कोई सेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताकर ज़रूर जाना, मैं आपके लिए कर दूंगी शेड्यूल और प्लान। तो डू लेट मी नो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय, hasta la vista, ciao. Have a great time, have a great day. Until the next time, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.